जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। बताएंगे कितने दिनों का समय दिया गया है दोस्तों, और याचिका में कौन कौन सी बातें कही गई है, और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन बाबा रामदेव को अब कोर्ट में सामने पेश होने के लिए कह दिया गया है। बताएंगे कोर्ट के सामने हाजिर होने का नया फरमान जारी किया गया है दोस्तों। बताएंगे आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को लेकर भी होने वाली है बड़ी कार्रवाई, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हजारों लोगों को इकट्ठा करके माहौल खराब करने की कर रहे थे कोशिश, इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बताएंगे कहां से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेता ने चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, और बीजेपी की एक राज्य सरकार ने अपने आप को फेल बताया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, और तमिलनाडु में बीजेपी ने कर दिया है सेल्फ गोल। बताएंगे बीजेपी के नेता के बयान के बाद इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री ने बना दिया है बड़ा मुद्दा। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश की जनता चंदा चोरों को इस बार सबक सिखाने वाली है और परिवर्तन होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट खबरें पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के नियमों की टाइमिंग पर उठाए गए सवाल के मामले पर 200 से अधिक याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को 3 हफ्ते का समय देते हुए जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला लिया है दोस्तों। हालांकि सरकार की ओर से आए वकील 4 हफ्ते के समय की मांग कर रहे थे, लेकिन मात्र 3 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दावा विज्ञापन मामले को लेकर रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट किया गया दोस्तों, यानी अवमानना की गई, और अब अवमानना के बाद कोर्ट ने सामने आकर पेश होने के लिए कहा है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई की गई थी। 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा अवमानना कार्रवाई के कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि दोस्तों जवाब नहीं दिया गया, तो अब बाबा रामदेव को सीधा कोर्ट में बुला लिया गया है। देखते हैं कोर्ट में जब जज के सामने बाबा रामदेव आएंगे तो किस तरीके से कठोर सवाल पूछे जाएंगे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर हनुमान चालीसा बजाए जाने को लेकर हुए विवाद के मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले पर राजनीति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल यूनिट के चीफ ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। बीजेपी के 2 सांसदों ने भारी भीड़ जुटाकर एक तरीके से हुड़दंग मचाने की कोशिश की है दोस्तों। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर से एक सर्वे कराया गया। उत्तर प्रदेश को लेकर पूछा गया कि मोदी योगी या अखिलेश राहुल की जोड़ी किसके साथ उत्तर प्रदेश खड़ा होने वाला है, यूपी में किसकी जोड़ी दमदार होगी। लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश राहुल की जोड़ी दमदार होगी। लगभग 2521 लोगों ने वोट डालते हुए 90% लोगों ने माना है कि अखिलेश राहुल की दावेदारी सबसे मजबूत है, इन्हीं की जोड़ी काम करने वाली है। आईपी सिंह बोले हर मोर्चे पर बीजेपी पीछे चल रही है, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों गुजरात में बीजेपी के लिए बुरी खबर यह सामने आई है कि गुजरात की वडोदरा सीट पर बीजेपी के अंदर मची कलह बार बार सामने आ रही है। ज्योति पांड्या के बाद अब बीजेपी के विधायक ने भी बगावत के सुर अपना लिए हैं। वडोदरा के सावली सीट से विधायक रहे केतन इनामदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देर रात 2 लाइन का लेटर जारी करते हुए गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को मेल जारी किया है। केतन इनामदार ने इस्तीफे की वजह साफ नहीं बताई है। 2 लाइन में उन्होंने ये जानकारी दे दी है और कहा है अंतरात्मा की आवाज के बाद मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। ये मोदी और अमित शाह के काफी करीबी नेताओं में से एक है दोस्तों। ऐसे में इस तरीके के इस्तीफे को लेकर मीडिया में डिबेट नहीं कराए जा रहे कि भाजपा 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ पर 40 सीटें जीतने पर लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि अपने नेता ही पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। कर्नाटका से लेकर हरियाणा और गुजरात के अंदर भी इस तरीके का माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जितने भी सर्वे दिखाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन मणिपुर की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आकर कहा है कि वो यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम इस साल नहीं करा सकते। यानी मणिपुर के अंदर इतनी खराब स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की कि एग्जाम नहीं कराया जा सकता। यह जानकारी आकर कोर्ट में दिया जा रहा है, यानी स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी भयावह है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ये बातें कहना, बीजेपी सरकार की पोल खोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोल रही है, जो दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में सब कुछ शांत है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी सरकार की इससे बड़ी विफलता क्या होगी कि उनको कोर्ट में जाकर कहना पड़ रहा है कि वो एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में एमके स्टालिन ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक बयान देते हुए तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और यहाँ बम लगाते हैं, कैफे में बम रखा जाता है। कर्नाटका में तमिलों पर बम रखने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की सांसद ने जो बातें कही है, इससे
स्पष्ट तौर पर पूरे तमिल समाज का अपमान किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग तमिलनाडु में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने आप को तमिल पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तमिल लोगों के सम्मान की बातें कर रहे हैं, संस्कृति के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद खुलेआम तमिलनाडु के लोगों पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एमके स्टालिन ने इस पूरे बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्रीय मंत्री की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। बीजेपी के सांसद का यह बयान लापरवाह वाला बयान है। ऐसे दावे करने के लिए व्यक्ति को या तो एनआईए का अधिकारी होना चाहिए या फिर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से करीबी तार पर जुड़ा होना चाहिए। जाहिर है कि उसके पास इस तरह के दावे करने का अधिकार नहीं है। तमिल और कन्नडिगा समान रूप से बीजेपी की इस विभाजनकारी बयानबाजी को खारिज करते हैं। मैं शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करने के लिए शोभा के खिलाफ यानी बीजेपी के सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता हूं। आग्रह करता हूं कि भाजपा के लोग तत्काल कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री से लेकर कैडर तक बीजेपी में सभी को तुरंत इस गंदी विभाजनकारी राजनीति में शामिल होना बंद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस नफरत भरे भाषण पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तमिल लोगों के खिलाफ यह विभत्स बयान दिया गया है, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वी सपोर्ट आवर तमिल पीपल। वहीं पर मणिपुर के उखरूल के अंदर सोमवार को एक सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने मणिपुर में कैंपेन चालू कर रखा है, तभी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के रैली के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती है। इसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हो जाती। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मेघचंद्र ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर ऐसी घटना जारी रही तो राज्य में चुनाव कैसे होंगे, निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य की भाजपा सरकार विफल है। मणिपुर के अंदर 2 सीटों पर चुनाव होने वाले और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष को आवाज उठाने से रोकने के लिए इस तरीके से गोलीबारी करवाई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा की सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। साथ साथ राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन का कभी भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा उद्धव ठाकरे को होने वाला है। राज ठाकरे कई सारी सीटों पर उद्धव ठाकरे के वोट को काट लेते हैं। उनके उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के कारण शिवसेना के वोट कम हो जाते हैं। खासकर उद्धव ठाकरे के जो कोर वोटर है वो राज ठाकरे के उम्मीदवार के साथ भी चले जाते हैं और इसीलिए बीजेपी के साथ अलायंस हो गया। तो बीजेपी उनको 1 सीट देकर मैदान में उतारेगी और इसके बाद शिवसेना को मात्र 1 सीट पर नुकसान होगा। बाकी की सारी सीटों पर राज ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा तो लोग शिवसेना को मजबूती से वोट डाल पाएंगे। लगभग 3% के आसपास एमएनएस पार्टी को वोट मिलता आया है। दोस्तों कह सकते हैं कि इससे फायदा अब इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। और वैसे भी राज ठाकरे जिस सीट से मैदान में उतरने वाले हैं वहां पर काफी प्रवासी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, तो क्या राज ठाकरे के उम्मीदवार को वोट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों बीजेपी का वोट ट्रांसफर होगा ऐसा काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी अपने ट्रैप में ही फंस रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से मीडिया से बात करते हुए पटना एयरपोर्ट पर दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस बार 150 से 175 सीट के आसपास आकर सिमटने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड का केस देख रहा है उससे लगता है कि चुनाव आयोग भी सावधानी से चुनाव करवाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम ठीक से आएगा। उन्होंने कहा कि शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री के स्टैंड का प्रतिकार करते हुए कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने के आदी है, यानी राहुल गांधी के बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसके इतर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। साथ साथ एडिना नाम की एक सर्वे कंपनी है जिसने दावा किया है कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 17 सीटें, बीजेपी 11 सीटें जीत सकती है। सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लगभग 44% वोट मिल सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिलेंगे और आखिरकार जो रिजल्ट रहेगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए 17+ सीटों का रहने वाला है। एक तरीके से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक में परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ ईश्वरप्पा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सदानंद गौड़ा ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कई सारे और भी बीजेपी के वर्तमान सांसद पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। यानी पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मोमेंटम भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है। साथ साथ हरियाणा में बीते हफ्ते हुए सियासी फेरबदल के बाद नायब सैनी ने राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है, जिसमें 8 विधायकों को कैबिनेट राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और कई निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यह दावा किया गया, लेकिन उनको जगह नहीं मिली है। दोस्तों उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें चल रही थी, वहीं पर ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल 9वां समन जारी होने के बाद अब अवैध बताते हुए उन्होंने चुनौती दी है। देखते हैं ईडी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में इस बार 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हर 5 साल में चुनावी खर्चा दोगुना होता जा रहा है। 2019 में 1,115 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पिछली बार लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बार लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी ये खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सचिन पायलट बोले, कहा जिन गारंटी की बात मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं, हमने उन्हें उचित रूप दिया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में देश की स्थिति के बारे में बात की जाएगी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि घोषणा पत्र में उस समय का खाका भी विस्तार से होगा जब इंडिया गठबंधन जीत कर केंद्र में सरकार बनाएगा। साथ साथ अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी फटकार लगी है, इसके बाद अब वो शरद पवार की फोटो
फोटो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को मंगलवार को कोर्ट ने जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अजीत पवार गुट को शरद पवार का फोटो लगाने पर साफ तौर पर इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अजीत पवार से कहा कि अगर आपको भरोसा है तो अपनी फोटो का इस्तेमाल करिए। कोर्ट ने पूछा कि आप उनकी यानी शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजीत पवार गुट को बिना शर्त एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में अजीत पवार गुट को यह वादा करना होगा कि वो आगे से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी दोस्तों, एनसीपी पार्टी छोड़ने के बाद शरद पवार को लेकर बेतुका बयान देने वाले अजीत पवार शरद पवार की फोटो लगाकर ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि एनसीपी में कोई अजीत पवार को नहीं जानता। जो जानता है वो केवल शरद पवार को जानता है। शरद पवार मतलब एनसीपी और एनसीपी का मतलब शरद पवार होता है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। साथ साथ 5 न्याय का संकल्प लेकर किसान युवाओं के बीच जाएगी कांग्रेस पार्टी। पार्टी ने फैसला लिया है कि घर घर कांग्रेस के वादे को पहुंचाया जाएगा। गांव गांव गली गली लोगों तक पहुंच बनानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक में 5 न्याय 25 गारंटी पर मोहर लगा दी गई है। अब देखते हैं किस तरीके से लोगों तक ये पहुंच बनती है। दोस्तों, साथ साथ भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के चीफ दीपक बैज बोले, कहा बीजेपी का षड्यंत्र महादेव सट्टा ऐप, ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं, ये केवल और केवल चुनाव से पहले अपनाया जा रहा एक हथकंडा है जिसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों, योगेंद्र यादव बोले, कहा वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा, वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान और किसान, इनका गोदी मीडिया गाएगा राग दरबारी, हम कहेंगे क्यों है इस देश में इतनी बेरोजगारी, वो सुनाएंगे अच्छे दिन की कहानी, हम दिखाएंगे उसके पीछे छुपा हुआ अडानी, वो मनी का डर दिखाएंगे, हम मणिपुर की सच्चाई दिखाएंगे, वो कहेंगे चंदा, हम दिखाएंगे उसके पीछे वसूली का धंधा, वो दिखाएंगे 400 का सपना, हम दिखाएंगे 420 की हकीकत। योगेंद्र यादव की ओर से कही गई इन बातों का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों, वहीं पर अडानी समूह की अधिकांश कंपनियों ने अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप की जांच को लेकर नोटिस मिलने से इंकार किया है, लेकिन अडानी समूह की ही नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस जांच से अवगत होने की बात कही है। हालांकि कंपनी ने कथित तीसरे पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं होने से इंकार किया है। कुल मिलाकर अडानी के खिलाफ जांच चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया में कोई डिबेट नहीं हो रहा, लोगों को चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, लेकिन यह बात तय है कि जांच तो हो रही है। साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान उनसे लोकसभा चुनाव तेलंगाना से लड़ने की अपील की गई है। कांग्रेस पार्टी ने 15+ सीटें जीतने का उनको वादा किया है। देखते हैं इस बार सोनिया गांधी को क्या 15+ सीट जीतकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि विधानसभा का चुनाव हम लोग सोनिया अम्मा के नाम से लड़ रहे हैं, यानी सोनिया गांधी जी जिन्होंने तेलंगाना बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, उनको इस बार चुनाव जिताकर गिफ्ट दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा करके दिखाया। तब देखते हैं लोकसभा चुनाव में जो 15+ सीटें जीतने का जो टारगेट दिया गया है, इसे पूरा करने में कितना जोर लगाती है कांग्रेस पार्टी। खासकर मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य नेता, साथ साथ भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के नेताओं पर भड़के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कचड़े से उनकी तुलना करते हुए निशाना साधा है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी जानकारी है। वहीं पर चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन किए जाने पर बोले चिराग पासवान, कहा अकेला सांसद हूं, 0 विधायक है, तमाम तानों को सर आंखों पर रखते हुए मैं सिर्फ मेहनत करता गया, कभी आपने पशुपति पारस ने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों ने असली रामविलास पासवान की पार्टी का उत्तराधिकारी मान लिया है, जिसके बाद पशुपति पारस बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ साक्षी मलिक बोली, कहा इतिहास गवाह है, इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। आज 21वीं सदी में हमने हिम्मत जुटाकर एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी जी जान लगाकर संघर्ष किया, ताकि भारतीय कुश्ती संघ से दुराचारी लोगों को हटाया जा सके, महिला पहलवान सुरक्षित महसूस करे। लेकिन संपन्न दुराचारी इतना ताकतवर है कि वो सरकार, संविधान, न्यायपालिका सबसे ऊपर है। सरकार द्वारा कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद ब्रजभूषण व संजय सिंह लगातार ये बयान देते रहे हैं कि ये निलंबन सिर्फ एक दिखावा है, कुछ दिनों के बाद हम बहाल हो जाएंगे और सदा के लिए हमारा ही कुश्ती संघ पर कब्जा रहेगा। ये बात सच साबित हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ के इस लेटर ने इस बात पर आधिकारिक रूप से मोहर लगा दी है, ये साबित कर दिया है। बधाई हो, इस नए भारत में नई नारियों के अपमान की सदियों पुरानी परंपरा कायम रहेगी। भारत माता की जय, गौ माता की जय और इस देश की हर माता की जय। कुल मिलाकर दोस्तों, जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई भंग नहीं किया गया, केवल लोगों को मूर्ख बनाया गया है। आंदोलन को सेटल डाउन करने के लिए इस तरीके की हरकतें की गई है। साथ साथ दोस्तों, लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर प्रत्याशी उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी बार बार बोल रही है। सपा कह रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवार उतारिए। रायबरेली, अमेठी समेत अन्य जगह पर उम्मीदवार उतारने पर देरी किए जाने से समाजवादी पार्टी नाराज है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अमेठी, रायबरेली से मैदान में उतरना चाहिए। राहुल गांधी अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अखिलेश यादव से लेकर पूरा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मैदान में उतरने वाला है। हालांकि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी से आते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से आती हैं, तो अखिलेश यादव पूरे पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे और एक ऐसी सीट से मैदान में उतरेंगे जिससे ज्यादातर सीटें प्रभावित हो। और राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने से भी आसपास की कई सीटें प्रभावित होने वाली है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग से लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, यानी चुनावी ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह कार्यरत है
है वहां पर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि इसके तहत सिर्फ वे मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, हिम्मत है तो बीजेपी चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त धन के विवरण का खुलासा करे। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को चैलेंज दिया है। देखते हैं भाजपा के लोग इस तरीके के चैलेंज को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या केवल बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। साथ साथ दोस्तों, तमिलनाडु के सुपरस्टारों में से एक विजय सेतुपति ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उनका वोट लेने के लिए ये बातें कह रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, उनको कभी वोट मत करना, भूल कर भी वोट मत करना। वोट केवल एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे लोगों को वोट करना, नेताओं को वोट करना, ताकि जो पढ़े लिखे हैं आगे बढ़े तो विकास के काम करे। यानी उन्होंने किस पर निशाना साधा है, कौन सी पार्टी है जो धर्म का डर दिखाकर लोगों से वोट मांगती है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा विजय सेतुपति किस पॉलिटिकल पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। साथ साथ पूर्वी दिल्ली के कई बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने गौतम गंभीर के हटने के बाद एक नया उम्मीदवार उतारा है जिसे पैराशूट कैंडिडेट कहकर पुकारा जा रहा है। यानी क्षेत्र के लोग उन्हें जानते भी नहीं है और ऐसे में पूर्वी दिल्ली के ही विधायक है दलित समाज से आने वाले कुलदीप कुमार, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बंसल, एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुरेंद्र कुमार चौहान और मयूर विहार जिला के उपाध्यक्ष रोशन चंद को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये पैराशूट कैंडिडेट है। इस बार उनका पैराशूट यहां लैंड नहीं करने दिया जाएगा, यानी इस बार वो चुनाव में दिखाई भी नहीं देंगे, जमानत भी जब्त करा दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, वहीं पर नोएडा पुलिस ने एलवीस यादव को गिरफ्तार किया। जेल में पिता से मिलकर इमोशनल हो गए एलवीस यादव। कोर्ट में हड़ताल के चलते जमानत नहीं मिल पाई है और इसके बाद माता पिता की ओर से कई सारे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर और बताया जा रहा है कि कैसे उनका बेटा निर्दोष है। कई सारी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, एलवीस यादव के मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या एलवीस यादव एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, या आप इस पूरे मामले को किसी अलग तरीके से देखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया विभाग दिल्ली में बनाया है। 114 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में 5 गारंटी का प्रचार जोर शोर से किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो वादे राहुल गांधी ने किए हैं उन सभी को जनता तक पहुंचाए जाएंगे। साथ साथ गोदी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ने वाला है। कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था और इसके बाद मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी रैली देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं और बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे जाते हैं, बीजेपी के पीछे के लोग रोड शो में आगे की ओर शिफ्ट होते चले आ रहे हैं। मीडिया के कैमरे में ऐसा लग रहा है कि भारी संख्या में लोग कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि भाजपा के नेता आगे की ओर चलते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में और भीड़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भागकर आगे आ जा रहे हैं बीजेपी के नेता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर मीडिया वाले जबरदस्ती का परसेप्शन बना रहे हैं, हकीकत यह है कि लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। चंदा चोरी के मामले पर लोगों में काफी ज्यादा शंकाएं हैं, खासकर सत्ताधारी दल को लेकर और अडानी ग्रुप को लेकर भी एक तरीके से लोग बीजेपी के खिलाफ है। और यही बड़ा कारण है कि इस तरीके से माहौल बनाने के लिए टीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लान्ड रोड शो किए जा रहे ताकि कॉमन परसेप्शन बनाया जाए कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वीडियो शेयर किया है जिसमें ओपीएस मांगने वाले कर्मचारियों से वो चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे, अहंकार वाली भाषा बोल रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोगों ने तो ओपीएस का वादा ही धरातल पर उतार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें केवल चुनाव के लिए ओपीएस लागू करना होता तो हम लोग ने 1 साल पहले ये वादा पूरा नहीं किया होता, बल्कि चुनाव से चंद दिन पहले कर दिया होता। लेकिन हम लोग लगातार कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने ओपीएस की स्कीम सत्ता में आते ही लागू कर दी। हमने चुनाव का इंतजार नहीं किया। भाजपा के लोग कर्मचारियों को कह रहे थे कि आप लोग चुनाव लड़ लीजिए, तब पता चल जाएगा और उसके बाद आइए ओपीएस लागू कराइए। तो जनता ने हमको मैंडेट दिया, हम लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि ओपीएस दी जा सकती है और ओपीएस का वादा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, साथ साथ लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अजीत पवार को लेकर उनके भाई ने ही जोरदार निशाना साधा है। अजीत पवार के सगे भाई, बड़े भाई श्रीनिवास पवार ने कहा कि अजीत पवार ने जो स्टैंड लिया है वो कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है। दरअसल दोस्तों, शरद पवार को लेकर जिस तरीके के बेतुके बयान अजीत पवार दे रहे हैं, उनकी पार्टी पर कब्जा करने के बाद, उनकी फोटो लगाकर वोट मांगने के बाद शरद पवार पर ही तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उनके भाई ने सबक सिखाते हुए कहा कि अजीत पवार ने जो स्टैंड लिया है उसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते, यह स्वीकार्य योग्य ही नहीं है। बारामती के अंदर शरद पवार को सपोर्ट करते हुए अजीत पवार के भाई ने ही उनको फटकार लगाई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एनसीपी का मतलब शरद पवार और शरद पवार का मतलब एनसीपी होता है, कोई इफ और कोई बट नहीं है, कोई दूर दूर तक डाउट ही नहीं है, तो अपनी राय जो लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और सपा ने हाथ मिलाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली है। 8 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टी को ऐलान करना पड़ेगा। सहारनपुर की सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। इमरान मसूद चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। आज से ही नामांकन होने वाला, देखते हैं किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही कह रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ कर्नाटका के अंदर आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लगभग सारी सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान की जानकारी कर्नाटका कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दी
है। इसमें वीरप्पा मोइली से लेकर सदानंद गौड़ा को भी टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतर सकते हैं। डीके शिव कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। दोस्तों वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने कहा है कि 21 तारीख को हम लोग सीटों की घोषणा कर देंगे और उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। इसमें अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी ऐलान का लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल को लेकर भी जो जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी मात्र 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया गया ताकि टीएमसी को नुकसान ना हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।